हेलो एंड वेलकम टू द देजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देजू क्लासेस में स्वागत है। जैक बोर्ड के द्वारा क्लास 9th और 11th का टर्म 2 का रूटीन जारी कर दिया गया है। क्लास 9th का 15 तारीख से पेपर है और क्लास 11th का 16 तारीख से पेपर है। अभी तक यह क्लियर नहीं है कि जो फर्स्ट टर्म में पोस्टपोन हुआ था, फर्स्ट टर्म का मैथ्स का और बायो का, वो सेकेंड टर्म में लिया जाएगा उसका पेपर या नहीं। चलिए, हम लोग मॉडल सेट, हम लोग फिजिक्स का पूरा मॉडल सेट हम लोग देख चुके हैं। मैथ्स का मॉडल सेट 3 देख लिए हैं और केमिस्ट्री का मॉडल सेट 3 भी हम लोगों ने देख रखा है। आज हम लोग इस वीडियो में मॉडल सेट 2 का सेक्शन ए को देखेंगे, उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन बी और सेक्शन सी को भी देखेंगे मॉडल सेट 2 का। चलिए शुरू करते हैं मॉडल सेट सेक्शन ए का सॉल्यूशन। इसमें पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन दिया जाएगा, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी बताया जाएगा। ये दोनों माध्यम में आपको बताया जाएगा, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो फुल मार्क्स 35 है, मार्क्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टाइमिंग दिया हुआ है आपका रूटीन में या फिर जो डेट शीट निकला हुआ है, प्रोग्राम जो निकला हुआ है, उसमें जो टाइमिंग दिया हुआ है वो 1.25 घंटे का है। लेकिन यहाँ पे आपका मॉडल सेट में ये दिया हुआ है कि 1.5 घंटे का ये पेपर है। इसका मतलब है कि अगर 1.25 घंटा रूटीन में है तो इसका मतलब है कि आपको ये क्वेश्चन 1 घंटे में ही सॉल्व करना होगा, जबकि 15 मिनट आपका एक्स्ट्रा जो दिया गया है वो आपका क्वेश्चंस पढ़ने के लिए है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं हम लोग सेक्शन ए। राइट लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल्स का आपको लुईस बिंदु संरचना लिखना है। H2O में जो सेंटर एटम है ना, जो केंद्रीय परमाणु है, वो कौन है? ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कितना हो जाएगा? 2 और 6। ठीक है, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे आबंध बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा? तो ये क्या किया कि 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से ले लिया और 1 अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो एक यानी क्या हुआ, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो गया। वैसे यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दिया और 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया ऑक्सीजन से, तो ये क्या हुआ? सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसका बचा रह गया, दैट इज कॉल्ड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, एक एक युग्म। ठीक है, तो एकल युग्म हम लोग फिर देखेंगे आगे, उसका लोन पेयर का भी महत्व है हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये था आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर किसका? H2O का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम यानी विलगित निकाय। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा निकाय जहां से न तो हीट आ रहा है और न तो हीट जा रहा है, मतलब न तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है और न ही मैटर का एक्सचेंज हो रहा है। उस टाइप के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। वहां से न तो ऊर्जा का हास हो रहा है, न तो ऊर्जा उसको मिल रही है, और न तो कोई मैटर उसको मिल रहा है, न तो उसके बाहर कोई मैटर जा रहा है। इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइए हम लोग डेफिनेशन को देख लेते हैं। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम दैट कैन नॉट एक्सचेंज आइदर एनर्जी और मैटर आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम। जो बाउंड्री बना हुआ है सिस्टम के, उसके बाहर न तो ऊर्जा का, एनर्जी का, न तो मैटर का एक्सचेंज होता है। ठीक है, यानी हिंदी में देख लीजिए, विलगित निकाय एक उष्मागतिकी प्रणाली है जो निकाय की सीमाओं के बाहर ऊर्जा या पदार्थ का आदान प्रदान नहीं कर सकती। क्लियर है? इसको बोलते हैं विलगित निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो आपको पता है 1s2 2s2 2p6, इस तरह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब जो p इलेक्ट्रॉन है, यानी p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं,
उसमें NH2 तो रहेगा, NH2 तो रहेगा साथ में, है ना। और उसके साथ साथ क्या होगा, NP, P कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, 1 से लेकर के 6 तक वैरी करेगा, है ना। NP1 भी हो सकता है, NP2 भी हो सकता है, NP3 भी हो सकता है, 4 5 6 तक हो सकता है ना। तो ये होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होता है। क्लियर है। क्या होता है, NH2 NP कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 6 तक। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रिएक्शन। उत्प्रेरक का अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला चीज कि अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, और दूसरा अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब अगर हम इक्वेशन की बात करेंगे, है ना, जब हम रिएक्शन की बात करेंगे तो रिएक्शन पर क्या कर रहा है, ये रिएक्शन में तेजी ले आता है। क्या काम करता है, ये जल्दी से अभिक्रिया करा देता है। अभिक्रिया पर क्या इसका इफेक्ट होता है, जल्दी से अभिक्रिया करा देता है ना। कैटलिस्ट का काम ही है कि फास्ट कर देना, लेकिन ये इक्विलिब्रियम स्टेट पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा, है ना, कोई नया प्रोडक्ट बना देगा, ऐसा नहीं। इसका इफेक्ट प्रोडक्ट पर या फिर इक्विलिब्रियम पे नहीं पड़ता है। ये केवल क्या करता है, रिएक्शंस को इंक्रीज फास्ट कराने में हेल्प करता है। क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रिएक्शन, तो आप बोलोगे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रिएक्शन, है ना। अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीकारक को परिभाषित करें। एक चीज आप ध्यान में रखो, एजेंट का काम क्या होता है। एजेंट का काम क्या है कि तुमसे, जैसे एजेंट LIC एजेंट आप जानते ही हो, तो LIC एजेंट क्या करता है, आपसे पैसा लेता है ना, और आपको उसके बदले में क्या देता है, पॉलिसी देता है ना। तो अब इसके लिए क्या करेगा, वो अपना तेल जला करके तुम्हारे पास जाएगा, है ना, जाएगा ना। तो अपना एनर्जी का लॉस करेगा और तुमको एक पॉलिसी प्रोवाइड कर देगा। क्लियर। तो पॉलिसी एजेंट क्या किया, तुमको पॉलिसी प्रोवाइड किया और अपना एनर्जी लॉस किया। वही काम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का है। वो क्या कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। यानी खुद रिड्यूस्ड हो करके भी दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देना, ऑक्सीडेशन ले आना, यही काम है किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। क्लियर है। तो क्या है, अ सब्सटेंस दैट टेंड्स टू ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन बाय बीइंग रिड्यूस्ड एंड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब कैसे ऑक्सीडाइज रिड्यूस होगा, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो गेन करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, वो गेन कर लिया, और गेन करके ये क्या कर लिया, ऑक्सीडेशन, दूसरे को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। तो दूसरे एलिमेंट को, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है खुद रिड्यूस्ड हो करके। कि तो कैसे रिड्यूस होता है, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स गेन करके। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। एक पदार्थ जो स्वयं अपचयित होकर इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके, है ना, ऑक्सीकरण करता है, दैट इज नोन एज द ऑक्सीकारक। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीकारक बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। IUPAC नेम आपको लिखना है, और इससे एक क्वेश्चन तो आपका जरूर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, IUPAC नेम से एक क्वेश्चन आपका जरूर रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे क्या है, CH3 CH CH2 CH CH3 CH2 CH3 CH3, है ना। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, यू हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। क्या फाइंड करना है, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा जो चेन है वो आपको पहले ढूंढना है। आइए हम लोग चेन देखते हैं कौन कौन है। चेन का मतलब क्या हुआ, हम लोग एक तरफ से चलेंगे और लास्ट तक पहुंच जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5, यानी इसमें इधर से क्या तो कितना हुआ, 5 हुआ।
चलिए यहाँ से चलते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 5 हुआ। इधर से चलेंगे तो 1 2 3, 3 हुआ, तिताऊ कम हो गया तो इधर जाने की बात ही नहीं है। फिर इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, 6 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्या हुआ, यहाँ पे लंबा छेद मिला ना। अगर आप इसको इधर से चलोगे 1 2 3 4 5 6, तब भी 6 आ रहा है। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का जो चेन अगर हम लोग देखेंगे तो वो कितने का है, 6। कितना है, 6 है। क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग को यह देखना है कि ये जो 6 है, ये 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी 6 आ रहा है, और 1 2 3 4 5 6, इस तरह से भी 6 आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि इसके साथ जो लटका हुआ है, जो अल्काइल ग्रुप दिख रहा है, तो अल्काइल ग्रुप जो इसके साथ है वो छोटा पोजीशन पर पहले है ना, जो छोटा वाला पोजीशन पर कौन सा होगा। अगर इधर से हम चलते हैं तो एक दूसरे पोजीशन पर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप दिख रहा है ना। एक कौन से पोजीशन पे है, दूसरे पोजीशन पर है, ये पोजीशन पर अल्काइल ग्रुप है। और फिर किस पर है, 1 2 3 4, एक चौथा पोजीशन पर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, इस पोजीशन पर भी अल्काइल ग्रुप है ना। यानी दूसरा और चौथा पर जब इधर से चल रहे हैं तब। अब इधर से आइए, इधर से आओगे तो 1 2 3, तीसरा पर, चौथा और पांचवा पर, 2 पर, यानी तीसरा और पांचवा। तो इसमें छोटा कौन है, ये वाला है, 2 4। तो हम लोग किसको लेंगे, 2 और 4 को लेंगे। तो 2 और 4, तो 2 मिथाइल 4 मिथाइल, 2 पर भी मिथाइल है ना, 2 पर भी मिथाइल है और 4 पर भी मिथाइल है। तो 2 मिथाइल 4 मिथाइल और 6 है तो हेक्सेन। अब ये 2 मिथाइल 4 मिथाइल एक ही मिथाइल है ना, तो क्या कर देंगे हम लोग, इसको कैसे लिख देंगे, 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन, 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। क्लियर है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन, ये था इसका आईयूपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आईयूपीएससी ने हमको जरूरी नहीं कि यही देगा, कुछ ना कुछ तो देगा ही देगा, आप यही ट्रिक अपनाओगे और देखोगे। क्वेश्चन नंबर 7 बताने की जरूरत नहीं, आंसर तो दिख रहा है आपको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएच फॉर द न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 298 केल्विन। सबसे इजी क्वेश्चन यही है। पीएच क्या होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन का, 7 होता है। अगर ग्रेटर देन 7 है तो वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, बेस हो जाएगा, है ना। और अगर पीएच का मान लेस देन 7 है तो वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, यानी एसिड हो जाएगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि अगर पीएच का मान 6 है तो पीओएच का मान कितना हो जाएगा, 8, है ना। 8 और 6 कितना होना चाहिए, 14, टोटल कितना आना चाहिए, 40। क्लियर है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। ये था आपके सेक्शन ए से सारे क्वेश्चंस, मॉडल सेट 2 से। प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट करें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, है ना। शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी को लेकर के। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।